हेलो फ्रेंड्स। इंटरव्यू की स्ट्रेटजी मैं इस तरीके से शेयर करूंगी कि जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा 9 तारीख को मुझे पता चलता है, 16 में इंटरव्यू है और 5 दिन में बच्चा इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी बनाएगा और किस तरीके से तैयारी करेगा। तो मुझसे बेटर स्ट्रेटजी बहुत लोगों के पास होगी जो महीनों महीनों स्ट्रेटजी बनाते हैं, मॉक देते हैं और फेस करते हैं। इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी बनाने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, बनाती तो जब। तो स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं है मेरी, लेकिन जो मैं मिनिमम टाइम में कर सकती थी वो मैंने किस तरीके से किया वो मैं शेयर करती हूँ आपके पास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपका पर्सनल ग्रूमिंग इन द सेंस कि आप क्या ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, आपका क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपका क्या एटीट्यूड है, आप किस तरीके से एंटर करते हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, उनके सवालों को किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, एरोगेंट तो नहीं है, बहुत हार्श तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को पर्सनल ग्रूमिंग में लिया जाता है आपको। तो मेरे पास इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, तो मेरे पास केवल एक सोर्स था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। डूज़ और डोंट्स पता होने बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। तो मैंने एक रजिस्टर 200 पेज का रजिस्टर था, वो बात अलग है, वो केवल 80 या 90 पेज ही लिखा गया। 4 से 5 दिन में मैंने तैयार किया था और उसमें मुझे जो भी चीज़ करनी है या नहीं करनी है वो मैं सब उस पर राइट डाउन करती गई। तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी मैंने कि मेरे पास क्या क्या मुझे कवर करना है। मुझे ऑप्शनल कवर करने हैं अपने, मैंने वो लिख दिए। मुझे बीटेक का कवर करना था, मैंने वो लिख दिया। मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना था, मैंने वो भी लिख दिया। उसके अलावा मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ उसको लिख दिया। मतलब मुझे जो कुछ भी कवर करना है मैंने उसके फ्रंट पेज पे सब कुछ 1 बाय 1 6-7 सेक्शन बना दिए कि मुझे ये काम करने हैं। अब मेरे पास दिन है केवल 4, क्योंकि एक दिन तो मेरा जर्नी में ही चला जाएगा। 12-15 घंटे की जर्नी है यहाँ से इलाहाबाद की। तो इसको मैंने कैसे कवर किया, तो सबसे पहले मैंने काम किया बीटेक पर। बीटेक देखिए, मेरा 4 से 7 साल मैंने बीटेक को दिए हैं अपने सेम एरिया में, मैंने बताया था एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए सबसे कष्टदायक ये था कि मैंने इतनी मेहनत बीटेक पे करी है और जब इंटरव्यू की बारी आ रही है और अगर मुझसे बीटेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी तो बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तमीज़ से तैयार किया है, अपना प्रिपरेशन करी थी उसी फील्ड में। तो मैंने सबसे पहले बीटेक में अपन लोग 20-22 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है, 15-20 किताबें पढ़ते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने अपना इलेक्ट्रिकल को किस नाम से जाना जाता है, या तो मशीन से जानते हैं या पावर से जानते हैं। तो मैंने ये 2 सब्जेक्ट उठाए और 2 सब्जेक्ट को 10-10, 15-15 पेज में समेटा। मशीन्स आ जाती है हमारी 8-10, मशीन्स को समेट लिया 10 पेज में। पावर क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक था, उसको समेटते समेटते मुझे 15-20 पेज लगे। मैंने 25-30 पेज में लगभग अपना बीटेक का इम्पोर्टेंट जो मैं लिख सकती थी, तैयार कर सकती थी, डेफिनेशंस, बेसिक्स, वो सब मैंने लिख दिए। कम से कम अपन को ये तो पता हो कि इसके अंदर है क्या, हमको बोलना क्या है। एग्जामिनर कुछ पूछे तो ये तो ना लगे कि हम पहली बार सुन रहे हैं, बड़ी और टाइप की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से बीटेक में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नहीं, हमने पढ़ रखा है। और उसके बाद सब चीज़ मैंने गूगल करी थी उसमें कि क्या क्वेश्चन जनरल बन सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल में तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, ये पंखा कैसे चलता है, इसमें कौन सी मोटर है, ये ओपन लूप क्या है, ये ट्रैफिक लाइट क्या है। बहुत सारे गूगल करके क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन आएंगे, उस सब के आंसर मैंने पार्ट टाइम तैयार करती रहती थी। इस तरीके से मैंने बीटेक कवर कर लिया था। ऑप्शनल की बारी आई तो सोशल वर्क डिफेंस के मेरे शॉर्ट नोट्स पहले से ही तैयार थे, लेकिन वो भी बहुत पेज के थे। मैंने उनको भी सबको केवल डेफिनेशंस मैंने समेटी। ऑप्शनल को भी मैंने लगभग 15 से 20 पेज में समेट लिया था। अब मुझसे, मेरा डिफेंस है, अब मुझसे पूछ लें कि कौटिल्य का सप्तांग बताओ। अब पढ़ा तो था कभी किसी ज़माने में, लिखा भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसमें और इसमें अब टाइम गैप आ चुका है। तो वो सब चीज़ें जो डेफिनेशन वाइज थी मैंने सब नोट डाउन कर ली थी। तो मैंने उसको भी, इसी को कहते हैं नोट्स बनाना। आप हर चीज़ को कितना कंप्रेस कर सकते हैं कि वो हैंडी हो जाए, एनी टाइम आप उसको पढ़ सकें। तो मैंने इस तरीके से अपने ऑप्शन को पेन डाउन किया था। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हर किसी के इंटरव्यू में, वो होता है करंट अफेयर्स का। इसको आप बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते कहीं भी। करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि 2018 में कोई ऐसा मैंने मेजर पेपर ना फेस किया था ना तैयारी की थी, तो मेरा करंट अफेयर्स बिल्कुल आधा था और याद भी था तो 1 लाइनर याद था। वो बड़े बड़े बैकग्राउंड नहीं पढ़े थे मैंने, जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं पढ़ी। और मेरा मोस्टली जो 2018 का टाइम रहा है वो हॉस्पिटल्स में ही बीता है, चाहे वो मेरे फादर के साथ रहा हो, चाहे मदर के साथ रहा हो, चाहे मैं खुद पर्सनली रही हूँ। तो तैयारी आप समझ लीजिए कि क्या होगी। बट फैमिली सपोर्ट देखिए, अगेन फिर से मेरे पास वही सोर्स है, मेरी सिस्टर, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं। मेरा काम बस ये था कि मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँ।
मैंने पिछले 6 महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, 3 तलाक हो, या गगनयान हो, या चंद्रयान हो, कुछ भी जो भी हाईलाइट रहा था, मैंने 25 से 40 टॉपिक ऐसे थे, मैंने उसको हेडिंग लिख के भेज दिए कि बहन मुझको इस पर डिटेल चाहिए। तो उसने मुझे कम से कम 40 से 50 पेज मुझको भेजे। उसके पास मैगजीन्स रहती हैं दृष्टि की और क्रॉनिकल वगैरह की, उससे उसने आर्टिकल्स मुझे भेज दिए, मैंने पढ़ लिए। तो मुझे करंट अफेयर्स पे भी कमांड आ गया कि अब मैंने पहली बार नहीं सुना है कोई टॉपिक, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उस पर बता सकती हूँ। फिर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं सहारनपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, यहीं मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई है, मोटा मोटा पता है, लेकिन ब्रीफ अंदर एकदम घुस के कोई पूछेगा कि यहाँ क्या होता है ये सब बताओ, तो उसके लिए हमको रखना पड़ता है कि पॉपुलेशन क्या है, यहाँ के कितने एमएलए एमपी हो चुके हैं, क्या यहाँ की क्वालिटीज़ हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब चीज़ मैंने 2-3 पेज में अपना डिस्ट्रिक्ट को समेटा। यूपी को भी पढ़ा, क्योंकि यूपी से जा रहे हैं तो यूपी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 4-5 सेक्शन होते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेज। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्रेफरेंस आप भरते हैं, जॉब प्रायोरिटीज़, उसकी जो अपर पोस्ट होती है 3-4, उनके वर्किंग क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, डिफरेंस क्या है, इस तरीके से कुछ उनके फिक्स हैं क्वेश्चन कि आपको ये उम्मीद की जाती है कि एक जो कैंडिडेट जा रहा है उनको इन सब चीज़ों के आंसर पता होने चाहिए। तो इन सब के आंसर मैंने तैयार किए थे। अपना पर्सनल भी, मेरे नाम का क्या मतलब है, इस तरीके के जनरल क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इस तरीके से मैंने अपना वो जो रजिस्टर था, मैंने लगभग 100 से 110 पेज लिखा था। और रही बात स्टडी की, तो मैंने वो 5 दिन को शायद मैंने 12-12, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ के वो चीज़ तैयार करी थी। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, भाई मैं पढ़ती नहीं हूँ, 8 से 10 घंटे की रेगुलर स्टडी होती है, बट उस टाइम पे मैंने की थी क्योंकि ज़रूरत थी मुझे। और इन सब चीज़ों के बीच मेरा रोना धोना भी कंटिन्यू था, क्योंकि मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया था। अब मुझे यही नहीं पता है कि मेरा फॉर्म भरा नहीं गया, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, तो पूरा फोकस पढ़ाई पे कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारी दिमाग में उलझने और ये सब चीज़ें चल रही थी, बहुत डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि ना फॉर्म है ना रिजर्वेशन है, और मुझे इतनी दूर जाना है, किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी। बहुत सारे घर वाले भी परेशान थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही थी घर में। तो पढ़ाई से इंटरव्यू आपको क्वालिफाई नहीं होता, इंटरव्यू की तैयारी नहीं की जा सकती 2-4-10-5 दिन में। लेकिन पढ़ते क्यों हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा था, मुझे और टाइम मिल जाता, 15-20 दिन में पढ़ती रहती, भले ही कुछ आए नहीं आए, लेकिन फिर भी पढ़ने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसलिए बच्चा पढ़ता है। तो मैंने भी पढ़ा था। लेकिन जो इंटरव्यू के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, मुझे नहीं याद कि मैंने जो पढ़ा था उसमें से एक आध भी क्वेश्चन ज़्यादा आया हो मुझसे। बहुत 10th बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, 12th बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मुझसे मैक्सिमा मिनिमा पूछ लिया गया, मुझसे मतलब लेंसेज के बारे में पूछ लिया गया। बहुत डीप नॉलेज पूछी जाती है इंटरव्यू में, 1 लाइन नहीं चलता। अगर आप 1 लाइन का आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का, तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता है, फिर उसका आंसर देते हैं तो फिर उसी टॉपिक पे क्रॉस होता है। वो जब तक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप आंसर देना बंद नहीं कर देते। तो आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी आप 10-5 दिन में करके दे देंगे, तो इस तरीके से नहीं होता। तो मेरे से बहुत हर एरिया में क्वेश्चन पुटअप किया गया, क्योंकि मैं बीटेक बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे, हर बच्चा फेस करता है कि आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल से है, आपने ये सब्जेक्ट चेंज क्यों किया, आपने बीटेक से क्यों नहीं फेस किया। मैंने भी फेस किया। तो अब मैंने इसको किस तरीके से डील किया होगा, मैंने कहा कि सर आप बीटेक से कहीं से भी पूछ लीजिए, मैं आंसर दे सकती हूँ। बट जिस टाइम पे मैंने ऑप्शनल ऑप्ट किए थे, उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि मैं बीटेक के साथ कोई ऑप्शनल लेके तैयार कर पाऊँ, क्योंकि बीटेक अपने आप में 4 साल का ड्यूरेशन है, आप उसको कितना भी कंप्रेस कर लेंगे, 1-1.5 साल से पहले कंप्लीट ही नहीं होने का। बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है, मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने हैं, चाहे आप बीटेक से पढ़ लें चाहे किसी और सब्जेक्ट से पढ़ लें। तो उन्होंने मुझसे मेरे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उनको लग गया कि शायद ये टेक्निकल फील्ड के आंसर दे देगी, इसलिए इससे नॉन टेक के आंसर पूछते हैं। तो उन्होंने मुझसे जीडीपी पे डिस्कशन करा। जीडीपी पे लगभग 10 से 15 मिनट तक का मेरा डिस्कशन यूपी जीडीपी पे और इंडियन जीडीपी पे और डोमेस्टिक जो भी चल रही है और वर्ल्ड जीडीपी पे, मतलब बहुत डिस्कशन में, मतलब 15 से 20 क्रॉस क्वेश्चन मेरे उस पर किए गए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इकोनॉमी जब तक नहीं पढ़ा था 17 के मेंस तक, लेकिन ये अच्छा प्लस पॉइंट था कि जब मैंने 17 का मेंस दे चुकी थी, उसके बाद मैंने इकोनॉमी पढ़ ली थी, तो मेरा इंटरव्यू भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हुआ था। मेरे से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 7 टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन पाकिस्तान कॉरिडोर वगैरह पे भी पूछा गया था, क्या इनका हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, पाकिस्तान क्या एक्शन ले रहा है, और जो मॉब लिंचिंग है उसमें क्या रोल है, और जो डायन हत्या वगैरह होती हैं वो उसमें क्या रोल है आपका। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपका नॉलेज भी चेक करते हैं वो, आपका
आपका बस ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से डील करें क्वेश्चन को। इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था। फाइनली जब इंटरव्यू अटेम्प्ट करके मैं घर पर आ गई तो अगेन सबको क्वेश्चनों के आंसर मैंने बताए, तो मेरे फादर ने मुझे पास कर दिया था उसी टाइम। तो फादर की क्लैपिंग मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट थी, क्योंकि अगर उन्होंने पास कर दिया है तो मतलब मैं पास हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट होगा वो देखा जाएगा। जब फाइनली मेरा रिज़ल्ट आना था उस टाइम पर, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने अकेले ही वो रिज़ल्ट देखा। 2015 में मैं फ़ेल हो गई, तो फ़ेल होने का रिज़ल्ट देख के ही मुझे लगा ये क्या हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ मैं फ़ेल हो गई। 2016 में मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब 2017 में मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई, तो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बहुत खुशी नहीं थी मुझे, मैं बहुत चिल्ला रही हूँ, चहक रही हूँ। एक शांति थी, एक सुकून था, यही तो होना चाहिए था, यही तो हूँ मैं, इसमें नया क्या है। तो मतलब इंसान किसी और के लिए कुछ नहीं करता, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो कुछ कर ले तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगेन अगर मैं अपनी इस पूरी जर्नी को और इस पूरी सक्सेस को अगर डिवोट करूं, तो मैं स्पेशली अपने फादर को डिवोट करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर मोड़ पर जहाँ पे भी मैंने लो फील किया है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे बड़े भाई ने, मेरी छोटी सिस्टर ने, सारी फैमिली, मेरी मदर ने, सब इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इवन मेरी मदर तो ये तक कह देती हैं कि अगर मेरे बस में होता तो तेरी पढ़ाई मैं ही कर लेती। तो आप सोचिए कि भगवान तो सुख और दुख दोनों लिखते हैं इंसान की लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों की लाइफ में केवल और केवल सुख लिखते हैं। तो सारी की सारी जर्नी और सारी, एक बच्चा जब सफल होता है तो उसकी अकेले की सफलता नहीं है, उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे स्ट्रगल करती है, वो सफल होती है। तो मेरी ये पूरी जर्नी जो है और पूरी सफलता उन्हीं को डेडिकेटेड है। और थैंक यू लिस्ट में मैं एक दो नाम और ऐड करना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड चारू मैडम और राज होलकर सर, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। इंटरव्यू टाइम पर केवल एक वही सोर्स थे जिन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे अपने 10-15 मिनट इम्पॉर्टेंट निकाल के दिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू में क्या करना चाहिए ये तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। हमको इस तरीके से बात नहीं करनी है, इस तरीके से लेग्स क्रॉस नहीं करने हैं, इस तरीके की हमको वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो मेरे लिए हेल्पफुल रही। और मैं अगर सजेस्ट करूँ तो उनके बहुत सारे नोट्स वगैरह हैं, अगर कोई चाहे तो गूगल करके पढ़ सकता है। एक अच्छे इंसान है। एक कोई उनका कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे उनको फॉलो करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। बाकी ऑनलाइन मीडियम बच्चों ने पूछा था तो मैं बस इतना कह सकती हूँ, मैंने जिस टाइम पे यूट्यूब से फॉलो करना शुरू करा था उस टाइम जियो नया नया आया था। कोई भी यूट्यूब पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि उस पर एक ही चीज़ पे रिलाई करके तैयारी की जा सके। मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल करी थी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे थे, तब जाके कुछ सेलेक्ट किए थे। अब वो उनकी रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई है। मैंने कमेंट सेक्शन में नाम भी दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे नाम भी नहीं ले रही हूँ। और अब तो जितने भी दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग्स हैं सबको पता है, हिंदी मीडियम की कोचिंग, इंग्लिश मीडियम की कोचिंग, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। हमको क्या चाहिए करंट स्ट्रैटेजी में, केवल और केवल हमको एडिटोरियल चाहिए, हमको न्यूज़ बुलेटिन चाहिए और हमको क्विज चाहिए, यही तो चाहिए। ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं और फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यूट्यूब पे टॉपिक डालो और वो जो भी आपको चाहिए वो डाल दो, 1000 उस पर नीचे लिस्टिंग आ जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से मेरी तैयारी रही थी। मैं आपके 3-4 क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर देती हूँ जल्दी जल्दी। मीडियम ऑफ प्रिपरेशन जो था मेरा हिंदी था। बच्चे कहते हैं हिंदी से तैयारी नहीं हो सकती, इंग्लिश से तैयारी नहीं हो सकती। देखिए हिंदी मीडियम वाले सफ़र तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 22 एसडीएम की पोस्ट जो थी उसमें से शायद ही 4-5 बच्चे हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो मिलता ही है बेनिफिट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे यूपीपीसीएस में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और हो रहे हैं। थोड़ा बेटर कीजिए और मेहनत कीजिए, बट मिल जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके स्टडी आर्ट्स क्या आते हैं। देखिए अगर जनरल स्टडी आर्ट्स की बात करूं तो मैं, बहुत बच्चे कहते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मैंने 18 घंटे पढ़ा, मैंने दिन रात एक कर दिया। तो देखिए वो कुछ विरले लोग होंगे जो इतना पढ़ते हैं। अगर हम, ये जो प्रोसेस है ये कम से कम 2 से 3 साल है, जब आप कंटिन्यूस सक्सेस होते जा रहे हैं। अगर आप बीच में 1-2 फेलियरिटी फेस करते हैं तो ऑटोमेटिक 4 से 5 साल हो जाता है। तो क्या 4 से 5 साल तक 15-20 घंटे पढ़ना पॉसिबल है? लॉजिक है? कोई है ऐसा? फिजिकल फिटनेस अलाउ करती है? अगर है तो भैया वो तो चैम ही है। तो अगर एवरेज है, एवरेज स्टडी आवर्स की बात करें तो 8 to 10 आवर्स सफिशेंट है। बट
इम्पॉर्टेंट ये है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। आप 8 आवर्स पढ़ें या 6 आवर्स पढ़ें, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखनी है। और सबका अपना कैलिबर होता है, कोई बच्चा 6 घंटे में भी उतना पढ़ लेता है, कोई बच्चा 4 घंटे में भी पढ़ लेता है, कोई बच्चा 10 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता। तो सबको अपना कैलिबर पता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम टारगेट फिक्स करें और देन उसको अचीव करें, वो भले ही कितने घंटे में कंप्लीट हो। तो इस तरीके से, और कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेल्फ स्टडी और कोचिंग्स का। आपका देखिए, कोचिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका टाइम रिडक्शन कर देता है वो स्टडी का, पर वो सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं है। सिलेक्शन आपको सेल्फ स्टडी से ही मिलेगा, कोचिंग के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो आप चाहे सेल्फ स्टडी कीजिए चाहे कोचिंग कीजिए, प्लस हो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है। सेल्फ स्टडी आपको फाइनली करनी ही करनी है। और सिविल सर्विसेज एक ऐसी जर्नी है जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेशेंस के डील नहीं हो पाएगा यहाँ पर। 3 से 4 साल की जर्नी में ऐसे बहुत से दिन आएंगे, बहुत से महीने आएंगे जब आप बहुत लो फील करेंगे, अब नहीं होगा, अब कैसे होगा, मेरे बस की नहीं है, खूब रोना धोना। उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको आपसे ज़्यादा पहचानते हैं। अगर वो आपकी फैमिली के अंदर हैं, पेरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ रहिए, क्योंकि वो हमको, पेरेंट्स ही अपने बच्चे को उससे ज़्यादा जानते हैं, उसका क्या कैलिबर है, वही ज़्यादा उस टाइम पे बूस्ट अप कर पाते हैं। बीटेक और इंटरव्यू के गैप की बात है तो देखिए, गैप पे क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, इसमें प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाता है और उनका आंसर सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि बच्चा उस प्रेशर को कैसे डील कर रहा है। बाकी तो अगर आपने मेंस बहुत अच्छा लिखा है तो इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स पाकर भी आप सक्सेस हो जाएंगे। तो कोशिश बस यही कीजिए कि अपन अपने पार्ट का काम बहुत अच्छे से करें, मेंस बहुत अच्छे से लिखें, बाकी सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू DKT।